नमस्कार, बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुद्धेश्वर राम। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम 1 से लेकर 7 जुलाई तक की एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 124वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा और रोजगार के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। कथन 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। कथन 3, अनुच्छेद 243 डी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन ही सत्य हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को संविधान में शामिल किया गया है। यह राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अनुच्छेद 234 डी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन ही सत्य हैं। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पाइपलाइन यानी कि एनआईपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सरकार ने 2020 से 2030 की अवधि के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की है। कथन 2, एनआईपी निवेश के लिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं को कवर करता है। कथन 3, इसने केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्रों के साथ 50-25-25 फार्मूले में पूंजीगत व्यय की साझा करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 102 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि असत्य कथन है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। 2020 से 2025 की अवधि के दौरान देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एनआईपी अपनी तरह का एक पहल सरकारी प्रयास है, इसीलिए पहला कथन गलत है। 39-22 फार्मूला में पूंजीगत व्यय की साझा करने के लिए केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं 102 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। अतः तीसरा कथन भी गलत है।
इसमें ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि असत्य कथन ऑप्शन सी केवल 1 और 3 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिश अक्सर समाचार में देखा जाता है, द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल विड रिपोर्ट किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा संघ, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन सी ग्लोबल विड एनर्जी काउंसिल, ऑप्शन डी यूरोपीय अक्षय ऊर्जा परिषद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लोबल विड एनर्जी काउंसिल। ग्लोबल विड एनर्जी रिपोर्ट ग्लोबल विड एनर्जी काउंसिल द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए चीन बैंक में सबसे बड़ा शेयरधारक है, ऑप्शन बी बैंक का मुख्यालय बीजिंग चीन है, ऑप्शन सी बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें शेयरधारकों के बीच शेयरों का समान वितरण होता है। बैंक की सहायता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली है। बैंक का मुख्यालय शंघाई और चीन में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, G7 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए 2022 में आयोजित 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई, ऑप्शन बी यूके और कनाडा G7 के सदस्य हैं लेकिन यूएई G7 का एकमात्र गैर गणनक सदस्य है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में 48वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने G7 देशों को भारत में उभर रही स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विशाल बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन किया। बता दें कि G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। इस संगठन में यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ इसका एक गैर गणनक सदस्य है। G7 का कोई औपचारिक रिपोर्ट या सचिवालय नहीं है। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए इसकी वैश्विक बैठक होती है। इस बैठक का एजेंडा क्या होगा, यह बैठक के अध्यक्षता द्वारा तय किया जाता है। संगठन की अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों को बारी बारी से दी जाती है। इस बार के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई। जर्मनी ने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा। नासा ने हाल ही में 25 किलो वजन का एक उपग्रह कैपस्टोन लॉन्च किया। इस उपग्रह को एक अद्वितीय और अंडाकार चंद्र कक्ष का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए कमल नगर, ऑप्शन बी मोहन नगर, ऑप्शन सी संभाजी नगर, ऑप्शन डी जीजाबाई नगर। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी लंबे समय से ये मांग कर रही थी कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए। संभाजी मराठा राज्य छत्रपति शिवाजी का सबसे बड़े पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे राज्य के दूसरे शासक थे। संभाजी ने 9 साल की छोटी अवधि के लिए मराठा साम्राज्य पर शासन किया। इन्हें अपने लोगों और राज्यों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर, जिसे अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा, मूल रूप से खड़की कहलाता था। इसका निर्माण 1610 में मलिक अकबर ने किया था। औरंगाबाद को इसका नाम 17वीं शताब्दी में मिला, जब मुगल सम्राट औरंगजेब इस क्षेत्र का गवर्नर था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संभाजी नगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन नारकोस का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से है? ऑप्शन ए इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑप्शन बी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ऑप्शन सी इंटरपोल, ऑप्शन डी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मिशन कर्मयोगी का स्तंभ है? कथन 1 नीति ढांचा, 2 संस्थागत ढांचा, 3 योग्यता ढांचा, 4 निगरानी और मूल्यांकन ढांचा। सही विकल्प का चुनें। आपके पास कूट है। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ में आप ये भी बताएं कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा। आपकी प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शंस पे लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शंस ज़रूर चेक करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।